अब देखिए रोबोट की तकनीकी परिभाषा आप लिखिए, जो जिससे रोबोट की वास्तविक समझ होगी आपको। लिखिए तकनीकी परिभाषा या वैज्ञानिक परिभाषा, वो तो एक समझने वाली परिभाषा है कि मानव की तरह कार्य करने वाली मशीन रोबोट। अच्छा, अब रोबोट मानव जैसा होगा कैसे, वही परिभाषा में डाल देना है। बहुत लोगों को लगता है कि मानव आसान चीज है, नहीं, पहले तो सुन लीजिए मानव क्या है, क्योंकि कई बार हम जो होते हैं ना अपने को ही नहीं जानते। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे उस दिन तो महाक्रांति घटित हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिस दिन स्वयं को जान जाएगा उस दिन तो कलाम प्रकट होगा, उसके अंदर विवेकानंद प्रकट होगा, आइंस्टीन प्रकट होगा, गैलीलियो, है कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति के अंदर अद्भुत और जानते हैं अतुलनीय क्षमता है। कई बार हम महसूस नहीं करते तो साधारण जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और वो भी मुश्किल लगता है। 50,000 रुपया महीना कमाना भी लगता है कि बड़ा कठिन काम, और 2-4 मकान, घर, गाड़ी खरीदना भी लगता है बड़ी 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 उपलब्धियां हैं। हे मनुष्य, आप तो बहुत व्यापक हो, ये तो बहुत साधारण चीज है, आपने सोचा ही साधारण, क्षमता ही कम प्रकट हुई। और जैसे आपने सोचना बढ़ा दी, इसलिए डॉक्टर कलाम क्या कहते, पूरे देश को सोचने वाले बिंदु पर उन्होंने पूरे अपना जीवन का 92 में रिटायर हुए, उसके बाद सारा समय दे दिया इसी पे। बड़े स्वप्न कैसे देखा जाए, इग्नाइटेड माइंड, बड़ी बेहतरीन किताब लिखी, इग्नाइटेड माइंड है आपका, अर्थात मस्तिष्क आपका जानते हैं सर्वोच्च क्षमता से युक्त है। ये जानते हैं जो मानव जीवन हम लोगों को मिला है ये रूपांतरण के लिए मिला है। क्या रूपांतरण? चेतना का रूपांतरण, अपनी गरिमा का रूपांतरण, अपने ऊर्जा का रूपांतरण। और ये आरएस वगैरह तो बहुत छोटी चीज है, ये तो इस रास्ते में एक पड़ाव भर है। इससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप धारण कर सकते हैं। यही जो अशोक गहलोत है ये भी आप बन सकते हैं, और जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी आप बन सकते हैं, और श्री रामनाथ कोविंद आप बन सकते हैं। उससे ना जाने ये भी कहना कि वैसा बन सकते, ये भी आपका अपमान है। उससे बहुत व्यापक बन सकते हैं, कोई भी मनुष्य जितना है उससे बहुत व्यापक बन सकते हैं। तो लेकिन जानते हैं होगा कैसे, जब स्वयं पर विचार करेंगे। अब देखिए मानव इधर आ गया, मानव जानते हैं जब मानव का मूल्य पता चलेगा तब आपको समझ में आएगा कि मानव होता क्या है। पहले ध्यान सुनिएगा, देखिए पहली बात तो 2-3 साधारण विशेषता मानव की बता रहे हैं आपको। एक तो मनुष्य जानते हैं मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। आप कहेंगे बहुआयामी मतलब एक साथ कई चीज, जैसे मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, चल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, चल भी रहा हूं, नीचे भी झुक रहा हूं, बोल भी रहा हूं, चल रहा हूं, मतलब बहुआयामी है, मल्टी फंक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है, रीप्रोग्रामेबल है। जैसे आप पढ़ाने घर से सोच करके आए कि क्लास करेंगे, लेकिन बीच में ही किसी का फोन आ गया, मैसेज आ गया, तुरंत चले जाते, या मन नहीं लग रहा बाहर चले गए, या आपने सोचा कि शाम को घर जाएंगे, किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट किया मेरे कमरे पे चलो, आप कहते चलिए आप ही क्या, चले चलते। रीप्रोग्रामेबल, जैसी जरूरत है वैसा प्रोग्राम को बना लेता है, जरूरी अनिवार्यता देखता है। जैसे क्लास में पढ़ने आए लेकिन किसी के साथ कोई हादसा हो गया, बीमार हो गया कोई, तुरंत उसको आप लेके अस्पताल जाते हैं। मतलब मशीन जैसा नहीं कि इंस्ट्रक्शन जो दिया गया वही कर रहा है, वस्तु जैसा आप नहीं है। अर्थात आप मल्टी फंक्शनल हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं, रीप्रोग्रामेबल हैं, और साथ में स्वयं से निर्णय लेने की सर्वोच्च क्षमता से युक्त है। अब इतनी विशेषता अगर किसी मशीन में डालेंगे तो कम से कम वो रोबोट बनेगा। बाकी तो मानव जानते हैं और व्यापक है, डॉक्टर कलाम की भाषा में बात करें, आइंस्टीन की भाषा में बात करें तो और बड़ी बात है, वहां भी नहीं बात करेंगे, पहले सामान्य भाषा में। बाकी जब रोबोट में एआई का विकास किया जाता है तो डॉक्टर कलाम जैसी भी बात किया जाता है, क्योंकि यही रोबोट में आगे चल करके एआई भी डाला जाएगा, मशीन लर्निंग, ये सब चीजों को डाल करके, और इसी में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सिग्नल, ये बहुत व्यापक होता जाएगा, सबको प्रोसेस कर लेगा। जैसे अब रोबोट में क्या करना पड़ेगा, रोबोट को पहली बात तो मानव जैसा बनाने के लिए पहले तो, अच्छा कई बार तो ये भी होता ना कि अब रोबोट का मतलब मानव जैसा कोई मशीन होती तब रोबोट, ऐसा नहीं। रोबोट एक डिवाइस है जो मानव की तरह कार्य करने वाली है, मानव जैसा दिखती है तो ह्यूमनाइड रोबोट कहा जाएगा। कोई मनुष्य जैसा दिखना जरूरी नहीं, हो सकता है ये पेन रोबोट हो सकता है मक्खी कहीं उड़ रही है रोबोट हो। क्योंकि आप कहीं ये ना सोच ले कि मानव जैसा दिखने वाली चीज को रोबोट में नहीं कर रहा हूं, मानव जैसा
कार्य करने वाली। तो मानव जैसी कार्य करने वाला कैमरा भी हो, जैसे मनुष्य डिसीजन लेता है ऐसे कैमरा इधर से बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, अपने मन से ले ला कि भाई इनका फोटो, अब अभी ये बातचीत कर रहे हैं, अभी फोटो मत लीजिए, अभी जब ये लिखेंगे तब फोटो लीजिए। इससे क्या होगा, कैमरे की बैटरी बचेगी कि नहीं बचेगी? इसका मतलब रोबोट जैसा है ये कैमरा। पेन रोबोट जैसा हो सकता है, कॉपी रोबोट जैसी हो सकती है, ये जानते, एसी रोबोट जैसा हो सकता है। रोबोट को लेकर कोई विचार मत बनाइएगा ऐसे रोबोट होगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। ऐसी चीज रोबोट नहीं है, ये ह्यूमनाइड रोबोट है। चींटी जैसा भी रोबोट हो सकता है, पशु जैसा रोबोट भी हो सकता है, जैसा काम हो उसका वैसा रोबोट हो सकता है, मशीन जैसा हो सकता है, हूबहू किसी डिवाइस जैसा भी रोबोट हो सकता है। मतलब रोबोट किसी भी साइज, आकार, शेप में हो सकता है, बशर्ते वो मानव की तरह खाली कार्य करने वाला हो बस। और मनुष्य कैसे कार्य करता है, कई विशेषताओं से युक्त है। जैसे मनुष्य एक साथ कई काम कर लेता है, मनुष्य जानते रीप्रोग्राम कर लेता है। अभी जैसे मशीन में क्या है कि मान लीजिए हमने कैमरा शुरू कर दिया और पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, कैमरा चल रहा है, पगला जैसा लगता है कि नहीं? और फिर हमने मान लीजिए भूल के मैं चला गया और ये कैमरा चल ही रहा है, रात भर में डिस्चार्ज हो गया, अब दूसरे दिन ये चीज चल ही नहीं रहा, आप कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यही खराब हो गया। इसका मतलब ये एकदम मशीन है। मशीन में चेतना तो है, लेकिन जानते हैं निर्णय लेने की चेतना नहीं। लेकिन अगर रोबोट होता तो क्या करता? अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जितनी जरूरत उतने में, बाकी अपने को एडजस्ट कर लेता, सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट कर लेता। कोई चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, उसको और पिक्चर खींच लेता कि इसको और खींचो, ये स्टूडेंट को बताना बहुत जरूरी है कि नहीं? इसका मतलब ये रोबोटिक कैमरा है। अगर ऐसा है तो रोबोटिक फैन है, रोबोटिक एसी है। आगे चल करके 4-6 सालों में यही आपके जीवन में सब आने वाला है कि हर चीज जानते हैं आप। आएगा 2 ऑप्शन कि आप रोबोटिक एसी खरीदना चाहते हैं, एक साधारण। तो आप कहेंगे भैया कितने का रोबोटिक? कहेगा वो तो 3 लाख है, और साधारण वो 20,000। तो ये 20,000 वाला या रोबोटिक, क्योंकि अभी डिफरेंस रहेगा शुरू में। आएगा कि रोबोटिक कैमरा खरीदना चाहते हैं कि ये सब ऑप्शन आएगा गैजेट्स में कि भाई आप ये लेना, जैसे मोबाइल है, रोबोटिक मोबाइल लेना चाहते हैं जो बहुत सारा चीज अपने से मैनेज करे, या आप साधारण। तो आप कहेंगे रोबोटिक, तो फिर उसके लिए जो पेमेंट ज्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो क्रांति मचा देगा आपके जीवन में आते ही। आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, आपका केयर, सब कुछ बहुत। अभी क्या है, अलार्म स्वयं में अलार्म लगाना पड़ता है सुबह कि कहीं लेट ना। ऐसे मोबाइल जब रोबोटिक होगा तो आपका सारा रूटीन वो एक्सेस करेगा, सेंस करेगा, अपने आप फिट कर देगा। ये आदमी इतने बजे सोना चाहता है, इतने बजे उठना चाहता है, इसकी क्लास इतने बजे चलती है, इतने में इंटरवल लेना चाहता है, अच्छा इसके खाने के लिए इतनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, आजकल ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, 10 घंटे का है तो इतने कैलोरी में 4 रोटी बराबर होता है, तो इसको 4 रोटी खाने के लिए बोला जाए, इसको इतना खाने। अभी क्या, अभी हम लोग अपनी डाइट ही डिसाइड नहीं कर पाते। जिस दौरान आप काम कर रहे हैं उसको ज्यादा कैलोरी का काम हो, और कम काम है तो पता चला बराबर ही खा रहे है कि नहीं? ऐसे ही मोबाइल इतना मैंने, अच्छा आज मौसम खराब रहेगा तो पहले से ही जानते हैं निर्देशित कर देना है, सुबह स्वेटर पहन के जाना है, सुबह ये करके जाना है। आपको बड़ा केयरिंग टाइप का लगेगा ये मोबाइल ही। इसके बाद जब पढ़ाई करेंगे उस दौरान भी सतर्क रहेगा, कई चीजों में एक्सेस करेगा। प्लस जैसे आप पढ़ रहे हैं स्वयं बहुत सारा इंटरनेट से एक्सेस करके लाएगा कि ये सब कंटेंट आपका है, जिधर पढ़ते हो आप क्लास में उस टाइप का मेरे पास भी है, तो देख लिया करिए आप। इसमें 20 शब्दों वाला भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 50 का और 100 शब्दों का। आप कहेंगे बड़ा प्यारा ही है, इतना मेरा ख्याल रखता है। हाँ वो रोबोटिक है, तो ख्याल रखेगा ही। इसी तरीके से बहुत सारा नवा, मतलब मैं क्या बताऊं, ये बहुत लंबी कथा है। अगर खाली यही बात किया जाए सुबह शाम लग जाएगा। वो तो बस आपको थोड़ा थोड़ा बता के बस पढ़ा देना होता है, थोड़ा थोड़ा बता के पढ़ा देना होता है, क्योंकि तेजी से मेंस का करवाना है। अगर ये सब फाउंडेशन बैच हो और थोड़ा पर्याप्त समय में करवाना हो तो इसमें आप जानते हैं आपका बहुत आनंद आ सकता है। ये सारे विषय जो है बड़े इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ाई में लाए गए हैं इसलिए नहीं परेशान करने के लिए। मानव जीवन को सहज, सरल, प्रशासन को सरल, सहल और सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और मानवता की गरिमा को बढ़ाने, मानव सभ्यता को दिव्य बनाने और मानव जीवन और मानव सभ्यता को जानते हैं उस लेवल पर ले जाने जिससे मानव सभ्यता न केवल गरिमा में दिखे बल्कि आने वाली सभ्यताओं के लिए मानक बने। इसलिए तकनीकी को कोर्स में लाया जाता है। लेकिन कई बार समय कम होता है, फटाफट पढ़ ही रहे होते हैं हम लोग। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए। हम खाली 2 बात बताना चाह रहे थे कि रोबोट का मतलब रोबोट जैसा दिखने वाला नहीं, दिख रहा है तब भी रोबोट होगा,
लेकिन नहीं रोबोट जैसा है तब भी आप कहेंगे ये रोबोटिक पेन है। मतलब ये मैं जैसे ऐसे फोकस करना चाहता हूं ऐसे तेज बन जाएगा। अभी क्या होता है, यहां से ऐसे करना पड़ता है, देखिए, और फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे हो रहा है। और फिर जानते हैं ऐसे, मैंने कहा ये ज्यादा मोटा लग रहा है, ऐसे अपने स्वयं करना पड़ रहा है ना ये। अब ये रोबोटिक होगा, सेंस कर लेगा कि ये ज्यादा बड़ा लिखना चाहते हैं, ऐसे ये अपने आप बड़ा होने लगेगा। जैसे मैं कहूंगा मनुष्य आपने बना चुका, तब तक ये बना देगा। और रोबोटिक बोर्ड भी होगा तो इधर इसने बोला नहीं, उधर उसने किया। मतलब आप सोचिए कितना आसान। जैसे मैंने कहा आपको रोबोट, तो भारत में जब कार्ल कापेक, तब तक फोटो दे देता कार्ल कापेक। जैसे मैं इधर लिखता कार्ल कापेक, फोटो आ गया होता। फिर मैं कहता जोसेफ, तो दोनों भाई बचपन 4, 6, 10 फोटो आ जाता। आप कहते बड़ा अच्छा है, दोनों भाई थे भाई। मैं कहता चेक भाषा, तब तक चेक का एक देश कोने में आ जाता है, एक उसकी राजधानी इधर आ जाती, इधर उधर। कितना आसान हो जाता रोबोटिक बोर्ड और पेन से पढ़ाना। फिर मैं कहता कि आइजैक आसिमोव, वो आ जाता, इसी बहाना पता चलता किस देश के थे, क्या थे। कई बार टीचर मान लीजिए भूल गया, नहीं बताया किस देश के थे, या स्वयं खोजे नहीं पाए और गलत पा गए। आजकल तो गलती भी होती है ना, बहुत सारे टीचर और कॉपियों में गलती है, उनको तथ्य नहीं याद है। आगे चल करके ये सब का याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत कायदे से आप जानिए। फिर मैं कहूंगा भारत में रोबोट का विकास, तब तक भारत का समरी आने लगेगी। यहाँ अच्युत आ जाएगा, पिलानी बिट्स पिलानी का। सोफिया आ जाएगा, कब उसको नागरिकता मिली, 2-4 लोगों से हाथ मिला रहा है। मतलब बहुत सारी अनुकूलताएं आपको दिखने लगेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस नाते रोबोट जानते हैं उस तरीके का। अच्छा आप देखिए, पहले रोबोट की परिभाषा देना है तो मैं पहले उतना बात बोल दूं। अब रोबोट मानव जैसे कार्य करने वाली मशीन को रोबोट कहा जाता है। अब मानव जैसा कार्य करने के लिए 3 विशेषता मानी जाती होनी चाहिए, है कि नहीं? पहला मल्टी फंक्शनल, मनुष्य एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे बोल भी रहा है, चल भी रहा है, लिख भी रहा है। इसके अलावा और भी कोई कर सकता। कोई आया कुछ मांगने, हमने कहा ये लीजिए, और मैं इधर लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, है कि नहीं? मल्टी फंक्शनल, मल्टी फंक्शनल। और दूसरा रीप्रोग्रामेबल, प्रोग्राम अपना बदल सकता है, जैसी जरूरत हो वैसा। और तीसरा जानते हैं मल्टी डायमेंशनल, मशीन है, यही बोलना होगा। तो लिखे रोबोट एक मल्टी फंक्शनल बहुकार्यात्मक, लिखे रोबोट एक मल्टी फंक्शनल बहुकार्यात्मक, रीप्रोग्रामेबल, जिसमें बार बार कार्यक्रम बदला जा सके, रीप्रोग्रामेबल देवनागरी में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में भले लिख लीजिएगा, जिसमें प्रोग्राम बदला जा सके, निर्णय बदला जा सके। रीप्रोग्रामेबल, मल्टी फंक्शनल बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी मशीन है जिसका स्थिर और गतिज दोनों उपयोग, स्टैटिक और डायनेमिक, जिसका स्थिर और गतिज दोनों उपयोग किया जा सकता है, जिसका स्थिर या गतिज दोनों उपयोग किया जा सकता है कि नहीं? स्टैटिक एंड डायनेमिक, मतलब गतिशील भी और एक जगह बैठ करके। जैसे हम लोगों ने बनाया है व्योम मित्र, वो कैसा बैठने वाला है, उसमें पैर नहीं है, क्योंकि पैर बनाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी। तो कई बार स्थिर ही बना दीजिए। बहुत सारे काम में गतिशील रोबोट की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए रिसेप्शन का काम है, तो क्या जरूरत है उसका पैर बनाना, पैर से लागत बढ़ जाएगी ना। तो आप क्या करिए, ऐसे ऊपर वाला बना दीजिए और बाकी सारा काम कर ही ले रहा है। समझ में आ गया सबको? यही तकनीकी परिभाषा है। जैसे जब आए कि रोबोट क्या है, तो आप कहेंगे मानव की तरह कार्य करने वाली मशीन को रोबोट कहा जाता है। लेकिन रोबोट मानव जैसा तभी होगा, फिर नई परिभाषा आप लिख दीजिए कि जब ये बहुकार्यात्मक, रीप्रोग्रामेबल, मल्टीफंक्शनल होगा। या तकनीकी परिभाषा या सामान्य फिर तकनीकी परिभाषा नाम लिख करके भी लिख सकते हैं। अब लिखिए रोबोट से लाभ, बेनिफिट्स थ्रू रोबोट्स। रोबोट से लाभ क्या है या एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, रोबोट से लाभ। सब बात समझ गए ना रोबोट की, है कि नहीं? रोबोट कोई साधारण चीज नहीं है, मानव सभ्यता में क्रांति मचाने आया हुआ है। मानव सभ्यता और मानव जीवन की गरिमा को
अंतिम स्तर तक पहुंचा देगा। तो पहला लिखिए घरेलू कार्यों में, पॉइंट लिखा करिए फिर उसके अंदर लिखा करिए। पहला लिखिए घरेलू कार्यों, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए घरेलू कार्यों में रोबोट को समझाइए। घरेलू कार्यों, अब घर में क्या काम है? देखिए घर में जानते हैं एक तो साफ सफाई का काम है, किचन का काम है, दूसरा जानते हैं लान में घास कटाई का काम है, इसके अलावा देखभाल का, बच्चों का केयरिंग का। तो पहला लिखे घरेलू कार्यों में, लिखे जैसे किचन के कार्यों में, चाय पानी ये सब बनाने, खाना वाना, जैसे किचन के कार्यों में। किचन एक बड़ा टास्क है, जैसे किचन के कार्यों में। दूसरा लिखे साफ सफाई के कार्यों में, इसी पहले ही पॉइंट के अंदर साफ सफाई के कार्यों में, क्लीनिंग की सर्विस है, स्वच्छता सेवा, साफ सफाई के कार्यों में। तीसरा लिखे देखभाल की सेवा में, बच्चों बुजुर्गों, देखभाल केयरिंग सर्विस है, देखभाल के कार्यों में। अच्छा स्वागत, जो कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसका स्वागत अच्छे से प्रेजेंट करना है, लिखे स्वागत के कार्यों में, स्वागत के कार्यों में। लिखे लान की घास कटाई में, किचन गार्डनिंग में। थोड़ा सब्जी वब्जी भी बोने की बात किया जाए, है कि नहीं? किचन गार्डनिंग में, लान की घास कटाई में, अगर लॉन ऑन है आपके पास, नहीं पेड़ और लगाने में, पौधा लगाने में लिख लीजिए दो चार अपने से आदि। ये बड़ा टास्क है, जानते, ध्यान सुनेंगे। ऐसे लिखते समय आपको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन भारत के समाज में इसी से पूरी परेशानी हो गई। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, हम लोग जब बचपन में थे तो चाचा ताऊ सब मिला के बड़ा, फिर बाद में धीरे धीरे अलगाव होने लगा, क्योंकि बड़े परिवार का संचालन बड़ा कठिन था। अब 40 लोग परिवार में है तो ये होता था कौन खाना बनाएगा, कौन जानते सफाई करेगा, कौन जानते हैं क्या करेगा, बहुत चुनौती। अब कोई बहुत पुरानी महिलाएं होती थी बड़ी, कई बार जानते आत्मबल की ज्यादा, रोटी 3-3 घंटे तक बना ही रही, कह रही जब इतनी रोटी हो जाएगी इतनी, क्योंकि रोटी काउंट नहीं किया जाता, ये हमारी संस्कृति में रहा, किसी की रोटी काउंट नहीं किया जाता। तो ऐसे एक बार एक लोगों के यहाँ मैं गया था एक गांव में, तो ऐसे रोटी काउंट करे, मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रही? कह रही जब ये 3 हो जाता तब मेरे सारे बच्चों को अट जाता है। अभी क्या है, लोग पहले पूछ लेते कितनी रोटी खाना बता दीजिए, उससे ज्यादा मैं बना नहीं सकती, और आप जानते हैं तो आपको बताना पड़ता है अच्छा 2, और ज्यादा बताएंगे ज्यादा खाते हैं, है कि नहीं? ये भी समस्या है। तो आप शर्म के नाते आदमी कहता है मैं एक ही खाता हूं, ऐसे आज 2 बना दीजिए। तो आप सारे लोग बताएं, अपना सब काउंट करवाएं। तो अभी जानते हैं ये जब संयुक्त परिवार था, तो ये संयुक्त परिवार जानते क्यों टूटने लगा? इसीलिए कि वर्क ज्यादा था, किचन का काम था, तो ये फिर पारी बनती थी, कौन आज खाना बनाएगा, कौन झाड़ू लगाएगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या। धीरे धीरे जानते न्यूक्लियस फैमिली का आ गया चलन, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उसमें थोड़ा बहुत दादा दादी, और कहीं कहीं दादा दादी भी नहीं है, नाना नानी भी नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे तक परिवार सीमित हो गया। तो ये उसमें भी जानते बड़ी चुनौती है, सारे दिन खाना नहीं, कुछ दिन जानते बाहर भी, होटल में भी जाना है, रेस्टोरेंट में भी जाना है, कि आज खाना नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से घर का काम टफ तो है, नहीं तो ऐसे समाज में क्यों हो रहा है? समाज कोई भी व्यवहार कर रहा है तो जरूर कुछ चुनौती तो होगी। हम समाज के व्यवहारों की आलोचना नहीं कर सकते, हमें उसका समाधान देना। हम तकनीकी की क्लास में, ये कोई सोशियोलॉजी की क्लास नहीं है, एक समाज बदल रहा है, समाज बदल दो, ऐसा कर दो। हमें तकनीकी क्लास में हर चीज का समाधान बताना होता है, समस्या है ये। अब हमको क्या करना है? समाधान क्या करना है कि चाय बनाने, कॉफी बनाने, रोटी बनाने, ये सब काम तो रोबोट इतना बेहतरीन करेगा कि उतना बेहतरीन कोई बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रोबोट के अंदर इंटरनेट होता है, यूट्यूब है, सब है। आपने कहा बनाओ सांगरी की सब्जी, अब उसको पूछना नहीं है, यूट्यूब में चला गया और अंदर अंदर सा उसको दिख रहा है, बहुत अच्छे से बनाएगा एकदम। आप कहेंगे बनाओ बाजरे की रोटी, इतना बेहतरीन बनाएगा, आप कहेंगे कहां सीखा मेरे भाई? भाई पूरी दुनिया का जानता है बाजरा भाई। आप कहेंगे मेरे भाई पराठे बनाओ आलू के, अब उसमें जानते हैं उसके पास हजारों ऑप्शन है, क्योंकि अंदर यूट्यूब चल रहा, अंदर जानते हैं पूरा इंटरनेट है, पूरी दुनिया में बनाने की हर पद्धति की जानकारी, एग्जैक्ट जितना मसाला मिला उतना ही मिलाएगा वो। ये नहीं कि आपका डिब्बा खाली करेगा, नमक कितना मिलाना उतना ही मिलाएगा, आपसे कम ज्यादा, हमसे कम ज्यादा हो जाता है। कहेंगे कॉफी बनाओ तो पूछ सकता है, ऑप्शन हजारों, अमेरिकन कॉफी, यूरोपियन कॉफी, इंडियन कॉफी, कोरियन कॉफी, बल्कि आपको कहना पड़ेगा मेरे भाई इंडियन ही बनाओ और थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, तो उसमें भी उसके पास हजारों ऑप्शन। इतनी बेहतरीन कॉफी बनाएगा, आप पिएंगे कहीं क्या बनाता है मेरे भाई, अब मैं किसी और से बनवा न सकूंगा। अब तुम ही हमारे अच्छे लग रहे हो,
अब तुम्हारा ही सारा। तो सोचिए कि इतना एडवांस किचन के काम में आदर्श प्रस्तुतिकरण। वैसे जाड़े का समय होता है, बहुत लोग उठना नहीं चाहते, पानी कौन गर्म करे, कॉफी कौन लाए, चाय कौन से लाए, कौन क्या करे। और जानते ये सब रोबोट एक घर में होगा तो क्रांति मचा के रखेगा, सबकी जरूरत। बच्चे अपना मैगी बनवा रहे होंगे, आप अपना बनवा रहे होंगे, सब बनवाइए। रोबोट को कोई सोना थोड़ी है कि अभी पैर दर्द कर रहा है। 24/7 आवर्स सफाई एकदम चमका रहा पूरा, और ऊपर चढ़ना, ऊपर भी चढ़ करके साफ कर रहा सारा। और जैसे कहीं पे गंदगी, जैसे इसको कैसे साफ करना, उसके अंदर सब इंटरनेट एक्सेस होता है, सेंसर होता है। ऐसा नहीं कैसे तोड़ ओड़ डालेगा इसको। बहुत कई बार काम वाली लगाइए, आप जानते हो, कहती है इसलिए खत्म आपका हो गया। और कई बार आपका तमाम चीज गिरा दिया, कप ऑफ टूट गया, सारा क्रॉकरी नहीं, सारा ग्लास वगैरह सब आए दिन टूट फुट हो जाती है, क्योंकि डस्टिंग और बहुत सारा चीज नहीं लोगों को आता, उतना सब लोग प्रशिक्षित नहीं है, किसी ने प्रशिक्षण और इसके लिए जानते हैं वो सब लिया नहीं डिग्री। तो अपने अनुभव से खाली जितना जानते उतना साफ कर देते। लेकिन रोबोट अंतिम दर्जे का करेगा। तो ये सब लिखते समय आपके अंदर भावना होना चाहिए, इसलिए बता रहे नहीं तो हमारा क्या, लिखा नहीं काम खत्म हो गया। लेकिन आप जान लीजिएगा ये सब आदर्श है, आदर्श स्थिति में देखभाल भी। जैसे मान लीजिए हम माँ की देखभाल या बुजुर्गों की देखभाल कई बार उतना ही कर पाते हैं, नींद आ रही है सो जाते हैं। कई बार तो मुझे याद है कि अस्पताल में भी किसी का केयर करने का एक आध बार अवसर मिला, तो समय तो मन तो लगा रहता, लेकिन नींद आने लगती है तो व्यक्ति शिथिल हो जाता है। अब पता चला उसको उसी समय जरूरत है और नींद लग गई, और उस समय दवा नहीं दे पाए, ग्लूकोज जानते चढ़ रहा, खाली हो गया, तो स्वयं अपराध बोध होता है कि मैं कैसा था। लेकिन रोबोट के होने पे ये सब 100% केयरिंग है। रोबोट खुद डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज भी कर लेता है, उसको कुछ करना थोड़ी, सारा अपना मैनेज स्वयं करता रहता है। अपनी कोई चीज खराब हो रही है, अपना पता चला ठीक करा, पूछेंगे क्या करा, मेरा थोड़ा खराब हुआ है। रोबोट स्वयं सारा मेंटेनेंस भी स्वयं करता है, उसका कोई किसी मेंटेनेंस थोड़ी करना है कि नहीं हमको बनवा के लाइए आज तक कल से करेंगे। रोबोट ऐसा नहीं है, या हमको छुट्टी दीजिए, ईद बकरीद और दीपावली आ रही है और जानते ये आ रही है। रोबोट ये सब नहीं। 24/7 आवर्स 365 डेज, कोई छुट्टी नहीं, मैटरनिटी रिलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब हर तरीके से हमेशा जानते हैं आपके साथ 100%, और सबकी भावना के अनुसार। घर में 10 सदस्य हैं, 10 जानेगा कि इसको कैसा टेस्ट अच्छा लगता है, इसको कैसा लगता है, इसको कैसा लगता है, उसके अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण, उसके अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण, उसके अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण। और अगर वो किचन गार्डनिंग भी कर रहा होगा तो पौधा इतने बढ़िया से लगा रहा होगा जैसा एग्जैक्ट उस पौधे को लगना चाहिए। उसकी मिट्टी, उसका पानी, उसका उर्वरक, और उससे एकदम उतना प्यार करेगा पौधे को, उतना कोई प्यार ही नहीं कर सकता। अगर मतलब खेती होगी तो वो आदर्श खेती होगी। धनिया अगर मूली आपके घर में लगी है तो जान लीजिए उससे अच्छा मूली आप लगा नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की मूली लगाने की प्रक्रिया उसके दिमाग में है। लान की घास कटाई कर रहा होगा, एग्जैक्ट एक घास इधर उधर नहीं, बराबर सारी घास बराबर हो जाइए सब, एक भी इधर उधर नहीं है कि नहीं। मतलब मोनोटोनस रहेगा पूरा, एक रूप रहेगा पूरा। तो ऐसे सारे अनेक जानते चीजों का आदर्श स्थिति। तो पहला हो गया घरेलू कार्यों। अगर क्वेश्चन आ जाए रोबोट क्या है, घरेलू कार्यों में उपयोग समझाइए, तो बता देंगे। एक प्रश्न लिख लीजिए, पहले लिखिए रोबोट क्या है, व्हाट इज रोबोट। घरेलू कार्यों में इसके उपयोग को समझाइए 50 शब्दों में। कोई चीज टफ नहीं है, खाली फील कर जाइए, बस उसी को पॉइंट 2-4 याद रखना था। घरेलू कार्य में इसके उपयोग को समझाइए, ये पहला काम हो गया। आप लिखिए दूसरा काम 50 शब्दों में। इसका हर उपयोग जानते हैं, क्वेश्चन है। दूसरा लिखे खेलों में, स्पोर्ट्स में। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, खेलों में भारत बहुत पीछे है, और जबकि बहुत आगे हो सकता। सोचिए भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया का 5वीं 6वीं आबादी है, और आप जब ओलंपिक वगैरह देखते हैं आपको तुरंत ग्लानि होती। कितने बड़े देश में 2-4 भी जानते हैं गोल्ड नहीं मिल पाता है, 1-2 भी मिल जाता है तो हम लोग उसमें ताली बजाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास उचित प्रशिक्षण की कमी है, और लोगों की रुझान नहीं है, सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर बड़ी योग्यता है, लेकिन तराशने वाला, जैसे आपके अंदर कम योग्यता थोड़ी, मैं तो पढ़ा के देख रहा हूं, बहुत सारे नए बच्चे हैं, ये सब महाक्रांति कर सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। अगर यहां मुझे 1-2 महीना रहने को मिल जाए तो इसमें से बहुत लोगों को मैं आईएएस निकाल दूंगा। मतलब एक बात बता रहे हैं, हम लोग तो देख करके ललचाने लगते हैं, बड़ा पोटेंशियल वाले लोग बैठे हुए हैं भाई, तो खाली नए तरीके से तराश दिया जाए तो जानते हैं सारा यहां से निकल जाएगा, जानते हैं क्रांति निकलेगी।
क्योंकि जब सारा चीज समझ गए तो फिर पास नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये कोई धंधा है क्या फेल हो जाएगा? ये सब एग्जाम सिक्योरिटी का एग्जाम है, आईएएस का, आरएस वगैरह का, तो रिस्क फैक्टर है नहीं, सिर्फ विकल्प जैसी कोई चीज नहीं। विकल्प उसके लिए होगा जिसका सिलेबस तैयार नहीं, जो प्रेजेंट नहीं कर पाता, जिसके लिखने में सुधार नहीं, जिसके बोलने में सुधार नहीं, जिसके समझने में सुधार नहीं। और जब महाक्रांति करवा दिया जाए तो ये सब है नहीं। अब देखिए खेलों में आप देखिए, अगर मैं बताऊं तो भारत को लगभग 50-60 तो स्वर्ण पदक वैसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में हर काम की जात ही है। जैसे नट की एक जात होती है जो दौड़ती ही रहती है, अगर नटों को सिखा दिया जाए दौड़ना, पूरी दुनिया में हालत खराब कर देंगे दौड़ करके। इस देश में मल्लाह और केवट और जानते इसकी जात है जो नाव चलाते रहते हैं हमेशा, उनके बच्चे ही जन्मजात उनके अंदर प्रवृत्ति है। खाली थोड़ा सा प्रशिक्षण दे दिया, दुनिया में कोई नौका उसके सामने चला नहीं पाएगा, हालत खराब हो जाएगी स्विमिंग पूल में तैरने वाले लोगों की। इसी देश में तीरंदाजी वाली तमाम जातियां हैं, जनजातियां हैं, खाली थोड़ा सा कायदे से प्रशिक्षण दे दीजिए 1-2 साल का, दुनिया में कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। ऐसे हर चीज की हमारे देश में जाति है, जन्मजात उसके अंदर टैलेंट है, खाली थोड़ा सा प्रशिक्षण देके निखार दिया जाए। लेकिन वास्तव में खेलों में शामिल कौन हो रहा? कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ, विदेशों में पढ़ा, और कुछ जानिए नहीं, उसके अंदर जन्मजात कुछ नहीं है। वो खाली पैसा ज्यादा होने के नाते सीख रहा है, प्रशिक्षण का पैसा ज्यादा लगता है, उसके घर में पैसा है, वो जाके कुश्ती सीख रहा है, वो जाकर के दूसरा, वो कभी लाएगा नहीं। वो क्या लाएगा? ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता। और राजवर्धन राठौर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राजवर्धन राठौर से ना जाने कितना ज्यादा गुना निशानेबाज जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं। मेरा तो संयोग ऐसा है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता हूं, पूरे विश्व का, अनेक देशों में आता जाता रहता हूं, अनेक प्रदेशों में, और पूरे सालों भर चलायमान। तो मैंने तो पूरे भारत को महसूस किया है, और तमाम जगह लोग बुलाते भी रहते हैं। तो ऐसे में देखा, कई जनजातियों को मैंने देखा है कि ऐसे चलाते हैं गुलेल कि जानते हैं तुरंत मारते हैं, तुरंत पत्ता गिर जाता। एक बार मैंने एक से कहा ये पत्ता गिराओ, और मारा, तुरंत गिर गया। हमने कहा गजब है, जानते हैं इसके अंदर तो इसका पूर्ण जानते हैं विराट प्रकट हो रहा है इसके अंदर, खाली इसको प्रशिक्षण दे दिया जाए, इससे बड़ा कोई निशानेबाज हो सकता है क्या पूरी दुनिया में? लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी पूरी पॉलिसी बदलना पड़ेगा, प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। खाली एजुकेटेड लोगों में ही खिलाड़ी नहीं ढूंढना होगा, अनएजुकेटेड लोगों में भी ढूंढना होगा, उसमें प्रशिक्षण देना होगा, उनको औपचारिक सिखाना होगा, उनको उस मानक के अनुसार सिखाना होगा, बहुत सारी चीजें। जैसे कुश्ती थोड़ी होती है, कुश्ती नहीं होती 65 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती, मतलब वजन भी 65 होना चाहिए। अब हमारे वहां पहलवान खा के मोटा हो गया, अब कहीं कुश्ती में नहीं आ रहा है, क्योंकि 150 किलो का 150 में कोई कुश्ती होती नहीं। कुश्ती कितने में? 65 किलो में। अब 65 किलो वेट करिए पहले घटा करके, और फिर कुश्ती करिए। अब जानते हैं इसमें अब हमारा पहलवान की आदत ज्यादा, दूध पी लिया 3 लीटर, हो गया 68 किलो का अब बाहर हो गया। अब ओलंपिक में क्या होता है, 65 किलोग्राम बरगद बेचारा खाता नहीं, शाम से थोड़ा सा खाता है, नहीं कहीं 65 से 65.5 हुआ खेल से बाहर। वजन को भी मेंटेन करना और ताकत को भी। अब इतना मानक उसको कहां आता है? गांव का आदमी खा लिया ज्यादा, वो गया, कहा भूख लग गई, अब रुक ही नहीं पा रहे हैं, खा रहे हैं लेकिन खा रहे हैं 70 किलो को हो गए। 1-1.5 किलो आदमी खा लेता, 2 किलो ज्यादा हो ही जाता है। तो वो वहां मानक के अनुसार सब जीवन जीना, वहां काम नहीं करना, वहां तमाशा ज्यादा है, मानक ज्यादा है। और वो तमाशा आप भी जान जाइए, आप पास। ये क्या आईएएस पीसीएस में क्या तमाशा ही तो ज्यादा है कि इतने शब्दों में लिखना, उतने शब्दों में लिखना, इतने शब्दों में। ज्ञान थोड़ी टेस्ट हो रहा है। अगर ज्ञान टेस्ट करेंगे आप पास ही नहीं होंगे कभी भी। तभी लोग कहते हैं बड़ा टफ एग्जाम है, इतना पढ़े नहीं पास, कभी नहीं पास होंगे आप। ज्ञान का टेस्ट नहीं, तमाशा का टेस्ट है। ज्ञान इस आकार में, उस आकार में, ऐसे वैसे, इतने शब्दों में, उतने शब्दों में। ये देखा, ईमानदारी से कहा जाए, गांव की भाषा में बोलूं, तमाशा ही है ये। ज्ञान थोड़ी करना, ज्ञान का तमाशा सीखना है। और ये तमाशा आ गया तो सफल ढूंढना। वैसे ज्ञान की बात होती तो आपसे कहा जाता कि लिखे थेसिस, लिखे सिनॉप्सिस। ऐसे तो कभी टेस्ट होता है, तो पीएचडी वगैरह में होता है कि थेसिस लिखे, सिनॉप्सिस लिखे, ऐसा तो कहीं है नहीं। तो इसलिए खेलों में भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हमारा देश क्यों पीछे है, उसका रीजन हमारे पास प्रशिक्षक नहीं है। हर खेल का प्रशिक्षण, अगर रोबोट को प्रशिक्षक बना दिया जाए तो अंतिम दर्जे का, सेरेना विलियम्स से भी ज्यादा शॉट, क्योंकि सेरेना विलियम्स का भी शॉट उसके दिमाग में है, फिर कहेगा ऐसे मारना है और एकदम एग्जैक्ट। और जानते हैं, और बताएगा ये शॉट दुनिया में इतने लोग लगा चुके हैं, इसको लगाते समय हाथ इतने एंगल से लेके इतने एंगल, और आप ऐसे वैसे। उससे बेहतरीन क्या प्रशिक्षण देगा जी कोई?
कुश्ती के प्रशिक्षण में जानते बहुत कमियां हमारे देश में रही हैं। यद्यपि हमारे पहलवान बहुत अच्छे रहे, लेकिन पहलवान हमारे देश में अपने मन के होते हैं, थोड़ा सा पहलवानी के उसमें भी होते हैं, उनके अंदर उसका भाव होता है मैं पहलवान हूं। मैं देखता हूं कई दिन तो नहीं मन कर रहा सिखाने का, ऐसे बैठा रहता, कहता पैर दबाओ हाथ दबाओ, और 50,000 रुपये लिया है महीने का। दिल्ली में 80-80 हजार रुपये महीने है इस समय कुश्ती का ट्यूशन। और बहुत सारे लोग हरियाणा के बच्चे रहते हैं, तो हमारे एक बगल में ही चंदगिराम अखाड़ा है, तो मुखर्जी नगर के ही कुछ लोग जाते हैं अगल बगल। तो मैंने पूछा कितना पैसा लगता है, कहा सर 50,000 लग रहा है, 3-4 महीने तक करना है। तो मैंने कहा आजकल क्या सिखा रहे हैं, कहा आजकल तो सिखा ही नहीं रहे, पैर दबवा रहे हैं। अब कौन मना करे, ज्यादा मना करेंगे पीट भी देगा, पहलवान है वो, कोई टीचर थोड़ी है। उसके मन में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बहुत प्रोग्राम्ड नहीं है, मन मौजी है उसका, जिस दिन आ गया सिखा दिया, जिस दिन नहीं आया नहीं सिखाया। आप जान रहे ऐसे पता है ऐसा प्रशिक्षण है कि जिसमें आप पहलवान से बात करते समय डरिए, उसको बाद ज्यादा दाव है कहीं पिटाई कर दे कि नहीं। एक दिन एक लोगों ने कहा भाई कि रोज रोज हमारा समय खराब हो रहा है और आप जानते हैं हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसा भी, उनको उठा पटक दिया। अब वो थाने में गए, अब थानेदार लिख ही नहीं रहा कौन पहलवान है, क्योंकि थानेदार भी डरता है। कहा कि थाने में गए तो जो थानेदार है उसने कहा कि कौन सा पहलवान था। अच्छा फिर जानते हैं बहुत कोशिश करके पहलवान को बुलाया गया, पहले तो थाने में आने को तैयार नहीं था, कहा आप लोग स्वयं आ जाइए। तो बाद में पुलिस ने दबाव डाला, थाने में आया, तो उसने कहा भाई आपने क्यों पटका, कहा यही तो सीखने आते हैं, यही सिखा रहा था मैं। अब आप कैसे प्रूव कर पाओगे सिखा नहीं रहा था, कहा इतना चोट वोट तो लगती ही रहती इसमें, ये दाव में सिखा रहा था। और बता के हर दाव सिखाया नहीं जाता, सिखाने के बाद बताया जाता, लेकिन तब तक ये भाग चले। प्रूव नहीं कर सकते आप पहलवान बदमाशी कर रहा है। तो ऐसे फाइट, मान लीजिए फाइटिंग करना, अब कई बार आप जानते हैं दूसरा प्रशिक्षक का भी हाथ दर्द करने लगता है, उपराना हो, लेकिन रोबोट क्या है दिन रात ऐसे कर सकता, करिए प्रैक्टिस करिए करिए, वो थकने वाला नहीं, करिए। और बैडमिंटन खेलिए, दिन रात खेलिए, वो थकने वाला नहीं। आपको लगता है ना कि एक ही घंटा प्रशिक्षण दिया, पैसा ज्यादा ले लिया, लीजिए 12 घंटे लीजिए, 15 घंटे लीजिए, अपना अलग रोबोट ही ले लीजिए, जाइए पूरा करिए प्रशिक्षण। ये इसका मतलब खेलों में महाक्रांति संभव है कि नहीं। कौन से, जैसे वॉलीबॉल में, जैसे टेनिस में, जैसे फाइटिंग में, जैसे कुश्ती में, इसमें अंतिम प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो लिख लीजिए, जैसे लिखे, जैसे टेनिस में, जैसे वॉलीबॉल में, जैसे कुश्ती में, 5-7 खेल लिखे, जैसे वॉलीबॉल में, जैसे कुश्ती में, जैसे कुश्ती में, जैसे फाइटिंग में, बॉक्सिंग में, है कि नहीं, बॉक्सर जो बनते, बॉक्सिंग में, फाइटिंग में, हॉकी में, क्रिकेट में, सब में अंतिम दर्जे का प्रशिक्षण मिल सकता है। अच्छा, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, खाली प्रशिक्षक की कमी, और प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इसमें सारा चीज इंटरनेशनल होता है, क्योंकि हर चीज की समझ है ना उसके पास। एक लाइन लिख लीजिएगा आगे इसी में, लेकिन भारत में खेल के प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की कमी है। लेकिन भारत में खेल के प्रतिभा की कमी नहीं है, भारत में खेल के प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण में कमी है, और रोबोट से यह कमी पूरी हो जाती। रोबोट से यह कमी पूरी हो जाती, रोबोट से यह कमी पूरी हो जाती। तो अगर रोबोट क्या खेलों में उपयोग, तो आप समझा देंगे 50 शब्दों में, 20 शब्दों में, बहुत इजीली। अब तीसरा पॉइंट लिखे, तीसरा लिखे कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में। अच्छा, खेती के काम में कई काम बहुत टफ है, जैसे पशुओं को चराना है, फसल को रखाना है, बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक देना है। तो कई बार जानते जो किसान है वो प्रशिक्षित तो होता नहीं, ज्यादा छिड़क दिया, या उसके हाथ से ज्यादा। रोबोट के पास सेंसर होता है, ज्ञान भी होता है, अगर वो छिड़काव भी करेगा तो आदर्श करेगा, है कि नहीं। तो लिख लीजिए कृषि कार्यों में, लिखे जैसे फसलों की कटाई में, फसलों में उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई करने में, फसलों में उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई में, फसलों को रखाने में, फसलों की रखवाली में,
पशुओं को चराने में, पशुओं के देखभाल में, पशुओं को चराने में, पशुओं के देखभाल में बहुत सारे देशों में यूज किए जा रहे हैं। हमारे देश में दरअसल रोबोटिक्स को अनुमति ही 2016 में मिली है, मतलब सरकार के द्वारा। इसका तो बहुत लेट हो गया डेवलपमेंट इसका, और वो भी कुछ सेक्टर में मिली, क्योंकि शुरू में था कि रोजगार वगैरह वगैरह का मुद्दा। बहुत देशों में बहुत व्यापक रूप से प्रचलन में, जैसे चीन में पत्रकार रोबोट है। जैसे ये पत्रकार जानते सारे लेख नहीं लिख पाते, जो आप पढ़ते हैं ना ये दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में, ये उतना अच्छा लेख नहीं है। अगर रोबोट लिख दे तो अंतिम लेख लिख देगा, क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट एक्सेस होता है ना। जैसे आपने कहा राजकोषीय सुधार, भारत में चुनौतियां, इतना बेहतरीन लिखेगा कि सारा 1950 से लेके कनेक्ट, क्योंकि सब उसके अंदर है, कंटेंट कहीं से लाना नहीं होता उसको, और सब चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर उसका लेख आएगा तो फिर पेपर कोई दूसरा पढ़ेगा ही नहीं। चीन ने जानते हैं रोबोट जानते हैं जर्नलिस्ट को अनुमति दे दिया है। पहला रोबोटिक जर्नलिस्ट जानते GOS है, कितना बेहतरीन लिखता है, आप नेट पे देख लीजिएगा, कितना बेहतरीन बोलता है, समाचार कितना बेहतरीन देता है, और वही समाचार देता, आर्थिक समाचार, वैज्ञानिक समाचार ऐसे देता। और पत्रकार के पास उतना समझ नहीं होती जो सामान्य पत्रकार होते, उतना अध्ययन अनुसंधान करना होता। हर पत्रकार हर भाषा में न्यूज भी नहीं दे सकता है। जैसे कोई मनोरंजन का न्यूज देता है, विज्ञान का विज्ञान की समझ रखता है, अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था की समझ, खेल वाला पत्रकार है सिर्फ खेल का न्यूज देता है, वहां पत्रकार सारा दे सकता है कि नहीं। तो ये भी एक बड़ी क्रांति। तो ऐसे कृषि क्षेत्र में समझ में आ गया। अगला लिखे औद्योगिक क्षेत्र में, लिखे इंडस्ट्री में, लिखे औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र में ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन ले फिर नोट कर लेना। देखिए जैसे भारी मशीनें जहां पे हैं, वहां साधारण मनुष्य जब काम करता है तो उसके साथ हादसा हो जाता है, कभी हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कभी कुछ कट जाता है। तो जहां हैवी मशीनरी है वहां मनुष्य वैसे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहां कीटनाशक उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, पेंट वाला उद्योग है, वार्निश उद्योग है, इसमें सांस फूल जाता है, सब लीवर फेफड़ा सब खराब हो जाता है। या गर्म पदार्थों की जहां पैकेजिंग की जा रही, ठंडे पदार्थों की, जहां कोल्ड ड्रिंक की पैकेजिंग होती है, जरा देखिए कानपुर में मैंने देखा था, जानते वहां सबका हाथ एकदम ऐसे, बहुत ठंडे वाली चीज पे काम किया जाता है। जहां ये रेफ्रिजरेशन वाली बहुत सारी चीजें, आइसक्रीम बनती हैं, वहां आदमी जानते एक आधी घंटे में उसकी अंगुली ऐसे नहीं हो पाती। अब वहां रोबोट ही होना चाहिए, नहीं तो हड्डियों को रोग हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठंडा गरम ऐसे होते होते। मनुष्य का शरीर हर तापमान के लिए नहीं बना है। मनुष्य का शरीर एक रूम टेम्परेचर पे आदर्श काम करता है, और हर तापमान आता जाता रहेगा तो जानते निश्चित रूप से प्रभावित। तो ऋतुएं आती हैं, भारत में थोड़ा वेरिएशन रहता है तो हमारी क्षमता ज्यादा है। बहुत सारे देश में इतनी ऋतु ही नहीं होती, गर्मी है तो गर्मी ही है, ठंडी है तो ठंडी है, साइबेरिया में, पूर्वी साइबेरिया में, मध्य साइबेरिया में। तो इस नाते मनुष्य से ज्यादा क्षमता जानते थे। तो रासायनिक वाले जहां पे चीजें हैं, जहां पे दुर्घटना वाली चीजें हैं, जहां भारी मशीनरी है, या जहां पे पोलर रीजन है, जहां पे ऐसी चीज है, तो सब। तो अगला इसमें लिखे औद्योगिक क्षेत्र में लिखे जैसे भारी मशीनों के साथ काम करने में, जैसे भारी मशीनों के साथ काम करने में, रासायनिक उद्योगों में काम करने में, रासायनिक उद्योगों में काम करने में, लिखे सीमेंट, उर्वरक, पेंट, वार्निश उद्योग में, सीमेंट, उर्वरक, कीटनाशक, सीमेंट, उर्वरक, पेंट, वार्निश उद्योग में, गर्म पदार्थों की पैकेजिंग में, ठंडे पदार्थों की पैकेजिंग में, गर्म पदार्थों की पैकेजिंग में, ठंडे पदार्थों की पैकेजिंग में, ये सब रोबोट सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं। हम ये नहीं, देखिए हमने पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य की जगह हम नहीं रख रहे हैं रोबोट को, जहां अनिवार्य वहां कहा जा रहा है, जहां सामान्य वहां मनुष्य का भी उपयोग करिए। धीरे धीरे जानते चीजें जब बदले तो फिर रोजगार बढ़े तो फिर वहां ले आइए, इसलिए पहले प्राथमिकता वाली चीज में। अगला लिखे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अगला पॉइंट कौन सा, 5वां पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट है, लिखे अंतरिक्ष के क्षेत्र में। देखिए अंतरिक्ष में वैसे भी मानव के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे पहले मान लीजिए चंद्रमा पे जाना है, पहले मंगल पे, पहले क्या होता था, पहले किसी कुत्ता उत्ता बिल्ली उल्ली को भेज दिया जाता था। आप कुत्ता बिल्ली को भेजेंगे तो एनिमल इथिक्स आ गया, आप जेल चले जाएंगे, तिहाड़। तो आपको क्या भेजना होगा, रोबोट।
पहला कोई भी मिशन अंतरिक्ष में रोबोटिक मिशन होगा, दूसरा भी रोबोटिक होगा, तीसरा मैन मिशन होगा। तभी हम लोगों ने गगनयान में पहला 2 मिशन रोबोटिक रखा है। गगनयान 1 व्योम मित्र रोबोट, गगनयान 2 व्योम मित्र रोबोट, गगनयान 3 भारतीय व्योमनाट्स। ऐसे जब हम मंगल पे जाएंगे तो पहला रोबोटिक, जैसे विक्रम को सुना था आपने, चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था, दोनों क्या थे? रोबोट थे। और मैंने समझा ही दिया कि रोबोट का मतलब रोबोट जैसा दिखना नहीं, कोई भी मशीन जो मानव जैसे काम कर सकती है उसको रोबोट कहा जाता है। चाहे वो चींटी जैसी हो, चाहे वो पेन जैसी हो, चाहे कैमरे जैसी हो। जैसे ये कैमरा मशीन तब कहा जाएगा जब हमें ऑन करना पड़ रहा है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये कैमरा देख रहा है कि अब ये बात कर रहे हैं, तुरंत इसने फोटो खींचना शुरू कर दिया, देख रहा है कि इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको और हाईलाइट करके खींच रहा है, देख रहे हैं कि इस चीज को इन्होंने फोकस किया, नहीं किया तो बंद हो गया, या मैं यहां से चला गया अपने आप बंद हो गया, तो ये हो जाएगा रोबोट, रोबोटिक कैमरा हो जाएगा। रोबोटिक एसी जो जरूरत के अनुसार कम ज्यादा सब कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा अपने मन से, वो रोबोटिक। मतलब रोबोट का मतलब ये नहीं कि मानव जैसा दिखना। तो इसका मतलब है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो पूरा काम इसी पे, चाहे अंतरिक्ष में अनुसंधान करना हो, चाहे स्पेस में माइनिंग करना हो, खनन करना हो, अंतरिक्ष में चाहे जानते स्पेस मेंटेनेंस करना हो, रखरखाव करना हो, चाहे अंतरिक्ष में बस्ती बसाना हो, जैसे अभी मंगल पे बस्ती बसाने और चंद्रमा पर बस्ती बसाने का चलन चल रहा। मंगल पे तो बन गया है, लगभग 2023 से जानते वहां रहना शुरू हो जाएंगे आदमी। 4 लोगों को पहले घर दिया जा रहा है वहां पे, 2013 से चल रहा है, लगभग काम फिनिश हो रहा है वहां पे। तो वहां कौन काम कर रहा है? कोई मजदूर जाके थोड़ी काम कर रहा है, वहां तो रोबोट ही काम कर रहा है। या जानते हैं जो है स्पेस एग्रीकल्चर, ये सारे कामों में रोबोट का उपयोग है। मतलब डीप स्पेस, दूसरे ग्रह के स्पेस में तो कंप्लीट रोबोट है, और स्पेस में भी जानते रोबोट, अंतरिक्ष स्टेशन में भी रोबोट काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ही व्योमनाट्स। तो लिख लीजिए, लिखे अंतरिक्ष के अनेक कार्यों में रोबोट का उपयोग किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान में, जैसे स्पेस रिसर्च में, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान में, अंतरिक्ष रखरखाव में, जैसे अंतरिक्ष रखरखाव में, स्पेस मेंटेनेंस में, स्पेस माइनिंग में, अंतरिक्ष खनन में, स्पेस माइनिंग में, स्पेस एग्रीकल्चर में, अंतरिक्ष कृषि में, स्पेस कोलोनाइजेशन में, अंतरिक्ष में बस्ती बनाने में, स्पेस कोलोनाइजेशन, अंतरिक्ष में बस्ती बसाने में। अच्छा, और मैन मिशन से पहले जानते टेस्ट करने में, लेकिन मानव मिशन, मैन मिशन से पहले, मानव अभियान से पहले टेस्ट करने में, रोबोटिक मिशन में, मानव मिशन से पहले रोबोटिक मिशन में लिखे। जैसे व्योम मित्र रोबोट का इसरो के द्वारा उपयोग गगनयान में, जैसे व्योम मित्र लिख लेंगे, जैसे व्योम मित्र, व्योम मित्र है। और इसके अलावा जानते हैं लैंडर विक्रम, ये भी रोबोट है, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये भी 3-4 रोबोट बना चुका है इसरो। रोवर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम चंद्रयान 2 में था और रोवर प्रज्ञान था, और ये व्योम मित्र है। ये सब इसरो द्वारा बनाए गए रोबोट, या एक ही लिख लीजिए व्योम मित्र रोबोट गगनयान मिशन में। और ये चंद्रयान में था, विक्रम और प्रज्ञान। ये देखिए विक्रम रोबोट और प्रज्ञान रोबोट चंद्रयान 2 में यूज किया गया था, जिसमें विक्रम क्या था? लैंडर था, जमीन पे उतरने में निर्णय लेना, सहायता करना, और प्रज्ञान क्या था? चलने के लिए चंद्रमा पे। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया अंतरिक्ष। अब लिखे रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, इसमें तो बहुत बना लिया गया, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में लिखे जैसे सीमा की सुरक्षा में, जैसे सीमा की सुरक्षा में डीआरडीओ ने क्या बनाया सीमा सुरक्षा के लिए?
फिनसास, ये रोबोटिक सैनिक है भारत का पहला। ये सीमा सुरक्षा के लिए बनाया गया है, बीएसएफ के जगह पे इसका इस्तेमाल होगा, राजस्थान में भी और उधर क्रीक कमांडो के रूप में। ये जानते रोबोटिक सैनिक है, भारत का पहला। दक्ष जो बारूदी सुरंगों को पहचानता है, ये डीआरडीओ ने बनाया है सब। ये बारूदी सुरंग पहचानने के लिए, बारूदी सुरंग पहचानने के लिए, क्योंकि बारूदी सुरंग बिछा देते हैं ना दुश्मन, जैसे सैनिक आगे बढ़ते हैं। बारूदी सुरंग पहचानने के लिए। और चतुरो बोट, ये सामान वामान ले जाने के लिए। चतुरो बोट, जैसे युद्ध वगैरह चल रहा है तो ये बड़ा मदद करेगा। चतुरो बोट सामान ले जाने के। तो डीआरडीओ तो बहुत काम कर रहा है। अब तो जाते रोबोटिक नर्स आ गई, इसी चेन्नई में काम करना शुरू कर दी। इतना बेहतरीन इंजेक्शन लगाती है ये कोवैक्सीन, एकदम बहुत आराम से। चला भी लगता है नहीं कि लगाया, बल्कि आप कहेंगे मैं उसी से लगवाऊंगा। उसका नाम फ्लो है। ये भारत की पहली रोबोटिक नर्स है, रोबो नर्स। और जानते हैं जैसे बहुत लोग रोते हैं इंजेक्शन लगाते समय, आए? लेकिन इसमें रोएंगे नहीं, ये इतना अच्छे से लगाती है। तो ये रक्षा के क्षेत्र में हो गया। तो आपने लिखा रक्षा क्षेत्र में, जैसे सीमा की सुरक्षा में। पूरा कर लीजिए सेंटेंस। कहां सेंटेंस पूरा किया आपने? कर लिया। बारूदी सुरंगों की पहचान में, वस्तुओं को आने ले जाने में, लिख लिया ना। ऐसे बहुत सारा, मिसाइल वसाइल में भी जानते हैं, बहुत जगहों पर उपयोग है। अब लिखे हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबो डॉक्टर, रोबो नर्स, रोबो कंपाउंडर की बहुत जरूरत है। हवाई अड्डे पे तो पक्का जानते हैं व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ताकि संक्रमित नहीं तो कोई आदमी आता बाहर से, रोग भी दूसरा, ओमिक्रॉन कोई और, अब पता चला जो जांच कर रहा वो भी संक्रमित होकर मर गया। दिल्ली में 500 से ज्यादा जानते डॉक्टर मरे। अब अलग अलग राज्यों में तो आप जो डाटा देखते हैं कम है। भारत सरकार ने डाटा निकाला खाली 1200 एमबीबीएस डॉक्टर मरे, ऐसा नहीं है। और भी वो तो एक लिस्ट थी, ज्यादा लिस्ट निकालने से लोग घबरा जाएंगे, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर खाली हो गए। बहुत सारे अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर। और आपने देखा होगा कि बिहार का चीफ सेक्रेटरी, बिहार के हेल्थ सेक्रेटरी की डेथ, बिहार का जानते सीएमओ की डेथ, चीफ मेडिकल ऑफिसर की डेथ, दूसरे वाली लहर में पूरे बिहार में घबराहट पैदा हो गई। चीफ सेक्रेटरी तुरंत मर गया एक ही दिन कोरोना होकर के। फिर जानते हेल्थ सेक्रेटरी मर गया। इतने बड़ा टॉप ऑफिशियल, कैसे रावत जी के साथ दुर्घटना हुई तो कितना लोग दुखी हैं कि भाई सेना का महान सेनापति मर गया, महासेनापति शहीद हो गया। अब ये किसी को गले उतर नहीं रहा कि इतना बड़ा आदमी का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो सकता है। इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, हेलीकॉप्टर 20 बार चेक होता है। ये कोई न कोई साजिश है, और सरकार चूंकि उस पर हाईलाइट नहीं कर रही, सरकार बदनाम हो सकती है। अब सरकार कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जरूर ये हो सकता अंतरिक्ष युद्ध हुआ हो सकता कुछ हुआ है उसमें। इतने महान सेनापति जिस हेलीकॉप्टर से जाता है, वो जानते हैं वो सामान होगी, कोई मुख्यमंत्री है क्या, कोई गृह मंत्री है क्या, वो बहुत बड़ा अधिकारी है सेना का, और सेना का सबसे टॉप हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है उसके लिए, जिसमें कभी भी जानते। अच्छा, दूसरे अगर वो मर जा रहा है, शहीद हो जा रहा है, दूसरे लोग जिंदा कैसे हैं, बहुत सारा जानते हैं। इसमें जांच का विषय बनता है कि नहीं। तो अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक ये सब गले उतरने वाली बात नहीं कि ऐसे हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हो जाना, क्योंकि जब तकनीकी का ज्ञान होगा तो आप ही नहीं मानेंगे इस बात को। ऐसी चीज होती नहीं। जैसे आप मान लीजिए थल सेना आर्मी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, तो आपको वो जहाज थोड़ी दी जाती है जिसमें कुछ गुंजाइश हो, परेशानी हो। जो सबसे, कई बार वैसे भी साधारण जहाज को लोग नहीं उड़ाते। उस दिन आ रहे थे, कैसे रोक दिया हम लोगों को, मतलब क्योंकि थोड़ा सा भी उसको डर लगा तो पायलट ने चलाया नहीं, रनवे से लौटा लाया उसको। तो वहां पे ऐसा। अच्छा, दूसरे सिग्नलिंग या कोई चीज खराब हो रही है तो डिजिटल फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी है, वो क्या हुई, जो अब कंट्रोल रूम से सैटेलाइट से कंट्रोल होता है,
अब वो सब बहुत सारे विशेषज्ञ सब उठा रहे हैं बात को, लेकिन चूंकि भारत सरकार इससे बदनाम हो सकती है और सब, तो इस नाते लोग अभी चुप है जो ज्यादा जानकार है। बहुत कोई टिप्पणी, मैंने भी कोई ऐसी चीज नहीं लिखा, कोई नहीं लिख रहा है ऐसा, क्योंकि जानते हैं ऐसा बहुत, इसमें बहुत सारी साजिश, जैसे अभी भारत के साथ पिछले 3-4 सालों से ऐसा हुआ है। हमारी पनडुब्बी जानते हैं, वहां दुर्घटना हुई हिंद महासागर में, हमारा एक विमान गायब हो गया, आपको पता होगा, जो आज तक नहीं अभी पता चला किधर चला गया वो। और ऐसे खुद और वैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सीधे चीन के खिलाफ, जो पूरी तैयारी में लगा हुआ, जो हमारे जानते हिमालयन रेंज को तैयार कर रहा था। अब उतना जानकार आदमी कहां से लाएंगे आप तुरंत ऑन स्पॉट, है कि नहीं? देश जो है 2 ही 4-5 लोगों से खड़ा हो जाता है ऊपरी स्तर पे। अब उतना टॉप जानकारी, उतना टॉप समझ के बाद उतना तैयार, उतना आत्मबल के साथ एक मानव संसाधन लाना बहुत टफ काम होता है देश के लिए। तो ऐसी ये सब बातें हैं। और जानते यहां पर जो है, अब देखिए सरकार क्या सोच रही है, उसके पास इनपुट क्या है, क्या रिपोर्ट है, क्या है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारे पास सैटेलाइट का भी ऊपर कवरेज नहीं रहा है, पूरा एरिया भरा थोड़ी है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हर जगह नहीं होते, आते जाते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं पोल टू पोल। अब उसकी पोजिशनिंग क्या थी, पहले की सिचुएशन क्या थी, नहीं थी, ऐसे बहुत सारी बातें। तो अब हेल्थ के सेक्टर में जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो डॉक्टर को बचाना जरूरी, जो टॉप स्किल के डॉक्टर हैं, क्योंकि वही रहते हैं तभी हेल्थ पॉलिसी बनती है, तभी उच्च स्तर पर काम होता है। और पता चला वही सब संक्रमित हो जाए तो रोबोट का यूज होना चाहिए बहुत सारे जगहों पर। आपको पता था भारत में 1984 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए अलग से डॉक्टर नहीं रखे जाते थे, लेकिन जिस दिन इंदिरा गांधी को गोली लगी 9:03 पे, तो पहले तो इंदिरा गांधी को जब गोली लगी तो लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ है, भाई प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाएगी, भारत की पहली घटना थी। तो अफरा तफरी मच गई वहां पे, जानते 10-15 मिनट तक कोई समझ ही नहीं पा रहा, इंदिरा गांधी ऐसे गिरी पड़ी थी। फिर उनको उठाया गया तो एम्बुलेंस ही नहीं, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के और इनके साथ एम्बुलेंस अनिवार्य नहीं था, उसी घटना के बाद अनिवार्य कर दिया गया। कहीं भी मुख्यमंत्री जाएगा, प्रधानमंत्री, एम्बुलेंस होगा ही होगा। तो एम्बुलेंस खोजा जाने लगा, आधे घंटे 15-20 मिनट तक एम्बुलेंस ही नहीं मिला। अब 9:40 हो गया, 9:03 से, तब तक ब्लीडिंग हो रही है। अब इसके बाद उसी एम्बेसडर कार में जानते हैं बैठा करके, उसी में सोनिया गांधी बैठी, उसी में धवन जी बैठे, उस सब एम्स की तरफ। और उस दिन जानते जिस दिन उनको गोली लगी उस दिन बड़ी भीड़ थी सड़क पे, वो सब दिवाली के आसपास का सीजन था। तो जानते हैं इसके बाद वहां भीड़ के नाते 11 बजे एम्स पहुंचे, 9:03 पे गोली लगने वाला आदमी। अब 11 बजे के 5 मिनट पे एम्स पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर ही नहीं। अब डॉक्टर बेणु गोपाल जानते हैं ऑपरेशन कर रहे थे, वही टॉप डॉक्टर थे, उनको बुलाया गया, लेकिन वो ऑपरेशन छोड़ के कैसे आए? उनको बताया गया मैडम को गोली लग गई है। वो फटाफट जानते ऑपरेशन बंद करके 11:15 पे ऑपरेशन करके तब बेणु गोपाल ऊपर आए। तो उन्होंने टेस्ट किया तो वो नेगेटिव ब्लड है, कहा वो नेगेटिव ब्लड ढूंढो। अब वो नेगेटिव ब्लड नहीं। तब तक सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, 3-4 अस्पताल वैन घुमाई गई तो 5 लीटर आया ब्लड, और इसके बाद चाहिए था 10-12 लीटर, क्योंकि बहुत सारा ब्लड पॉइजनस हो चुका था। अब वो निकालने लगे ब्लड को अंदर से और चढ़ाने लगे तो ब्लड की कमी, तब तक 2 बज गया, 3 बज गया। अगर उस दिन ब्लड मिला होता, सही समय चली गई होती तो बहुत सारा हो जाता। तो उसी दिन से निर्धारित किया गया कि एम्स में 5-6 डॉक्टर कोई काम नहीं करेंगे, खाली रिसर्च का काम करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री एकाएक आए, राष्ट्रपति आए, तुरंत इलाज करेंगे, नहीं कि ऑपरेशन कर रहे हैं अभी आप ऑपरेशन बंद करके तब आएंगे। इसी नाते तब से नियम बना दिया गया कि हमेशा एम्बुलेंस साथ में होगी। तब से नियम बना दिया कि टॉप, आप जानते कुछ डॉक्टर हमेशा रिजर्व रखे जाएंगे, कोई काम नहीं दिया जाएगा उन्हें। तो ये सब तो हम लोगों ने सीखा तब ने ऐसा किया, मतलब हादसा से सीखा हुआ है सब ये सारा। ऐसे बहुत जगहों पर अगर मान लीजिए यही महामारी लंबी चल गई, अभी तो डॉक्टरों की बहुत जरूरत होगी, और ऐसे ही संक्रमित डॉक्टर ही हो गए पहले लेयर में, तब तो पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, फिर महामारी फैलने से कौन बचाएगा? तो ऐसे में रोबोट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मदद कर सकता है, खासकर प्राइमरी जांच में, जहां कोई रोग बहुत संक्रामक है, पता ही नहीं है रोग के बारे में, वहां नर्स और कंपाउंडर को आगे रखने की जरूरत नहीं है, वहां डॉक्टर को आगे रखने नहीं, बल्कि ये रोबोटिक चीजों को आगे रखने की जरूरत है। इसलिए लिखे जैसे संक्रामक रोगों के इलाज में, लिखे जैसे इन्फेक्शियस डिजीज के इलाज में, संक्रामक रोगों के इलाज में, कम्युनिकेबल जो है, जैसे संक्रामक रोगों के इलाज में, महामारी रोगों, पेंडेमिक महामारी रोगों के इलाज में,
रोबोटिक ऑपरेशन में और पैथोलॉजी में, टेस्ट वगैरह में। रोबोटिक ऑपरेशन में अगला लिखे रोबो नर्स, रोबो कंपाउंडर के रूप में, रोबोटिक नर्स, रोबोटिक कंपाउंडर के रूप में, रोबोटिक नर्स, रोबोटिक कंपाउंडर के रूप में। समझ गए ना आप? अगला लिखे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नाभिकीय तकनीकी के क्षेत्र में, नाभिकीय तकनीकी के क्षेत्र में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा रावत भाटा, या नहीं देखा होगा, सुना होगा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा है। और रावत भाटा जानते 6 रिएक्टर है, भारत में सबसे ज्यादा रिएक्टर राजस्थान में ही है। अब ध्यान से सुनेंगे, रिएक्टर जहां होता है वहां रेडिएशन का खतरा होता है, वहां रख रखाव बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई आदमी रखा जाएगा आसपास तो रेडिएशन, शरीर उसका प्रभावित हो जाएगा। तो जहां रिएक्टर है वहां कौन होना चाहिए रख रखाव में? रोबोट। प्लस जानते हैं परमाणु बम जहां रखा गया, हाइड्रोजन बम रखा गया, उन सबके रख रखाव में मानव का उपयोग करेंगे, सुरक्षा का भी खतरा रहता है। बता दिया कहीं घर जा रहा खाना खाने, कोई पैसा दे दिया, लालच में आ गया, सरकार की बहुत सारी जानकारी क्या कर सकता है, लीक कर सकता है। इसलिए ऐसे सभी कार्यों में जहां रिएक्टर है, जहां नाभिकीय अनुसंधान है, जहां नाभिकीय हथियार है, वहां इनका उपयोग उचित माना जाता है। तो लिख लीजिए कि जैसे रिएक्टरों के रखरखाव में, मेंटेनेंस में, सिक्योरिटी में लिखे, जैसे रिएक्टर के रखरखाव में, सिक्योरिटी में, जैसे रिएक्टर के रखरखाव में, सुरक्षा में, परमाणु हथियारों के रखरखाव और सुरक्षा में, परमाणु हथियारों के रखरखाव और सुरक्षा में, परमाणु हथियारों के रखरखाव और सुरक्षा में, परमाणु अनुसंधान में, रेडिएशन निकलता है ना बहुत सारे मटेरियल से, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, परमाणु अनुसंधान में। आपको पता है मैडम कैसे मरी थी, मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी? रेडिएशन से। उनकी बिटिया कैसे मरी थी, उनके दामाद? मैडम 2 बार नोबेल पाई थी, उनके हस्बैंड 1 बार, उनकी बिटिया 1 बार, दामाद 1 बार, 5 नोबेल उनके घर में था। लेकिन मैडम की भी डेथ हुई, मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड पीरे क्यूरी और उनकी बेटी दामाद सब रेडिएशन से मर गए। किया तो उन्होंने जानते हैं यूरेनियम पे रिसर्च पूरे मानवता के लिए, लेकिन स्वयं नहीं बची। बड़ा दर्दनाक मौत हुई थी। पूरे फ्रांस में लोग जानते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारा तब से अनुसंधान ही नहीं करता। का मैडम का परिवार तो चला गया। और आप सोचिए इतना बड़ा जो है, तो यूरेनियम आशा की धातु 1914 में उन्होंने ही क्लियर किया, यूरेनियम आशा की धातु है, 400 वर्षों तक ऊर्जा दे सकती है, बड़ी आशा है इससे, मेडल ऑफ होप कहा उन्होंने। रेडियम पर रिसर्च किया, थोरियम पर रिसर्च किया, टैंटिनम पर किया, जानते जिरकोनियम पर रिसर्च किया उन्होंने, क्या छोड़ा, बेरिलियम पर किया, कैडमियम पर किया, सारा मैडम का रिसर्च है, उनके हस्बैंड का, फिर उनकी बिटिया का रिसर्च है। लेकिन जानते कितना रेडिएशन हुआ? अगर वो रेडिएशन रोबोट हो तो रेडिएशन से कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा मान लीजिए न्यूक्लियर इमरजेंसी हो जाए, कोई परमाणु बम छोड़ दे तो समय लोगों को बचाया जाएगा कौन? न्यूक्लियर इमरजेंसी ग्रुप कैसे बनेगा? मानव से थोड़ी बन सकता, सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से। अरे जहां परमाणु हथियार, जहां परमाणु बम गिराया गया वहां कैसे आदमी जाएगा? वहां मर मुरा जाएगा। तो वहां कोई चीज बचाना है, राष्ट्र की कोई महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण सामान है, कोई और चीज है, तो इसी में लिखे जाए न्यूक्लियर इमरजेंसी ग्रुप बनाने में, लिखे न्यूक्लियर इमरजेंसी में, न्यूक्लियर इमरजेंसी में, और न्यूक्लियर इमरजेंसी फोर्स बनाने में, न्यूक्लियर इमरजेंसी फोर्स बनाने में, नाभिकीय आपात कमान बनाने में, नाभिकीय कमान बल बनाने में, न्यूक्लियर फोर्स है कि नहीं, इमरजेंसी फोर्स, नाभिकीय आपात बल। तो ये सब बहुत सारा काम है। अगला पॉइंट लिखे ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में, जहां सालों भर आप अनुसंधान नहीं कर पाते। आप हम लोगों ने क्या बनाया? दक्षिणी गंगोत्री बनाया, मैत्री बनाया, भारती बनाया, लेकिन अनुसंधान कर पा रहे हैं आप? बताइए, दक्षिणी गंगोत्री बनाया हम लोगों ने, गंगोत्री, हम लोगों ने मैत्री बनाया, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर, और हम लोगों ने भारती बनाया, अभी भारती चल रहा है। लेकिन भारती में कितने टाइम लोग रहते हैं? इतना 400 करोड़ लगा है इसमें, खाली 2 महीने आदमी रिसर्च करता, भाग चलता वहां। 27 दिसंबर को जाते हैं और इसके बाद 20 फरवरी को लौट आते हैं सारे लोग अंटार्कटिका अभियान से। इतना सर्दी पड़ने लगती फिर वहां, तो सालों भर आपका ये जगह ही यूज नहीं हो पा रहा है।
सालों भर आप चाहते हैं क्या दक्षिणी ध्रुव पे अनुसंधान हो? चाहते हैं आप? चाहना होगा आपको। और उत्तरी ध्रुव पर चाहिए नहीं? वहां भी होना चाहिए। अरे भाई आप अनुसंधान क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन ये अनुसंधान होगा कैसे? रोबोट से। नॉर्थ पोल रीजन जब आप चाहेंगे नहीं लिखवाऊंगा कैसे? तो आपको बोलना होगा कि मैं चाहता हूं। ये पहले से फिक्स है आपको बोलना वाला। तो चाहे साउथ पोल हो, चाहे नॉर्थ पोल हो, चाहे अंटार्कटिका महाद्वीप हो, चाहे आर्कटिक महासागर हो, सब जगह सालों भर अनुसंधान के लिए रोबोट। या अच्छा चलिए वहां नहीं चाहते आप, उसका आपकी बात ही मान लेते हैं, तो सियाचिन में चाहते हैं कि नहीं रोबोट? अरे नहीं, तो हमारे सैनिक मर रहे हैं वहां। 3 महीने से ज्यादा किसी भी सैनिक को लद्दाख में नहीं रखा जाता, क्योंकि जानते अगर सियाचिन में चाहे जितना अच्छा सैनिक हो, चाहे जितने अच्छी कंडीशन में रखा जाए, 1 महीने में 6 से 7 किलो वेट घट जाता है। मेटाबॉलिज्म उतना सही नहीं। और अगर मान लीजिए कोई 70 किलो का है, 3 महीना रख दिया, हो जाएगा 40 किलो, सैनिक रह जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हट्टा कट्टा आदमी को भेजा जाता है, लेकिन जल्दी बुला लिया जाता है 2 महीने में, क्योंकि वहां हाइपोथर्मिया हो जाता, फुट फ्रास्ट हो जाता, पैर जम जाता, हाथ जम जाता है, पैर काटना पड़ता हाथ। संतोष दीदी जानते हैं, संतोष यादव हम लोगों की बड़ी बहन है, माउंट एवरेस्ट विजेता है, विश्व की पहली महिला। और वो जानते हैं खाली एवरेस्ट पे चढ़ने के कारण उनके आंख में स्नो ब्लाइंडनेस रोग हो गया, आंख से दिखता ही नहीं था। ऐसे ठंडी के कारण आंखें खुली दिखती थी लेकिन दिख नहीं रहा। और उनका भी जानते हैंड फ्रॉस्ट हो गया था, ये हाथ कटाने के लिए डॉक्टर ने कह दिया था। एक मूवी है, देख लीजिएगा, दीदी के ऊपर नेट पे है। और उसमें लेकिन उन्होंने तो आत्मबल बढ़ाया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं हाथ नहीं कटवाऊंगी और आंख भी नहीं निकलवाऊंगी। 6-7 महीने के बाद उसी आंख से दिखने लगा है, सोचिए। लेकिन स्नो का कितना असर होता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। स्नो बर्फ में आप रहेंगे ना, आपका हाथ ऐसे फ्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वो अंग खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फुट फ्रास्ट, सैनिकों का पैर कटवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में रोबोट वहां यूज होना चाहिए। मानव का उपयोग क्यों हो? आर्टिकल 21 के विरुद्ध है, आर्टिकल 42 के विरुद्ध है, काम की न्यायसंगत दशा होनी चाहिए। और आर्टिकल 21 कहता है गरिमामय जीवन होना चाहिए। आप कैसा मूल अधिकार? अंततः मूल अधिकार तो सैनिकों को भी देना होगा, कर्मचारियों को भी देना होगा। ऐसे आर्टिकल 33, 34 कहता है कि अधिकारी और सेना पे नहीं लागू है मूल अधिकार, इसके लिए आर्टिकल 33 और 34 बनाया गया। लेकिन ये कब तक ऐसा? सेना भी तो आदमी है, सेना भी तो नागरिक है, उसपे भी तो मूल अधिकार लागू होना चाहिए। भारत का संविधान खाली सेना के अलावा लागू होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान सभी भारतीय पर लागू होना चाहिए। और सैनिक लोग हमारे काफी लोग हैं, पूरा अगर हम सारा सेना जोड़ें, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स जोड़ें, 40 लाख लोग हैं इस देश में। 14-15 लाख तो हमारी सेना ही है, पैरामिलिट्री फोर्स में 5-6 लाख लोग हैं। राज्यों में पुलिस में 1-1, 2-2 लाख हर राज्य में मिला लीजिए, छोटा छोटा राज्य में 50,000 लोग हैं। इसके लिए हम विपरीत परिस्थिति थोड़ी रख सकते हैं। तो इस नाते यहां भी रोबोटिक, तो लिख लीजिए कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लिखे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर अनुसंधान के लिए लिखिए सियाचिन लद्दाख, क्योंकि सियाचिन लद्दाख भी ध्रुवीय क्षेत्र है। पोलर रीजन का मतलब ये मत सोचिएगा ये नहीं है। लिखिए सियाचिन में, लद्दाख में, उत्तरकाशी में रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, सियाचिन, लद्दाख, उत्तरकाशी, सुरक्षा रखरखाव। तो ये तो रोबोट का यूज होगा कि नहीं होगा? अगला पॉइंट लिखिए, अगला लिखिए कि डीप माइंस में, गहरी खानों में, जहां 3-3 किलोमीटर गहरी खान है, ऑक्सीजन होता नहीं, आदमी मर मुरा जाता है, गैस सिलेंडर लेके जाता है। सोना चांदी के निकालने के चक्कर में बड़ी गहरी खान है सब। चुक्की कमाता, जानते चुक्की कमाता? चिली में एक बड़ी गहरी खान है, 3 किलोमीटर नीचे है, और इतना नीचे है लेकिन चांदी की लालच। अब सारी सरकार को बड़ी लालची, चिली की सरकार और चिली लगती है। और वो जानते हैं 400 सैनिक फंस गए वहां, अब उसको निकाल ही नहीं रही थी। जो वहां का कंपनी वाला था, कहा निकालने की लागत 400 करोड़ है, वो थोड़ा नीचे गिर गए उसमें। वो तो वहां सुप्रीम कोर्ट टाइट हो गया, कहा नहीं निकालना पड़ेगा, चाहे पूरी कंपनी बिक जाए आपकी। मानवता पहले है, धंधा बाद में।
और अंततः जानते हैं उनको पूरा कोशिश करके निकालना पड़ा, कुछ लोग उसमें मर भी गए। अगर वो मान लीजिए रोबोट होते निकालने की जरूरत थी? एकदम नहीं, कंपनी की कॉस्ट घट जाती।